नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, कौन से सेक्टर थे जहां पर ये खरीदारी थी, कहां मंदी थी और कौन सी अहम खबरें थी जिसके चलते आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन था। इन सब पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से कुछ व्यू भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं। आखिरी कुछ घंटों में भारी गिरावट देखी गई बाजार में और 17,000 के नीचे भी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो लगातार चौथा दिन था जब हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है वो हावी है। शुरुआत तो काफ़ी सुस्त हुई थी, स्टेबल हुई थी, लेकिन फिर आखिरी कुछ घंटों में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर बाजार में देखने को मिली है। और किस तरह का एक्शन था, कहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला, ये समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। मानसी बताइए, आज किस तरह का कारोबार देखने को मिला और कहाँ पर एक्शन था? बिल्कुल, तो बाजार को दो हिस्सों में आज बांटना होगा क्योंकि बाजार फर्स्ट हाफ में बेहतरीन तरीके से रिकवर करता दिखा और सेकंड हाफ में जो भी रिकवरी थी, जो भी गेन्स थे, वो सारे वॉश आउट होते हुए दिखे। भारी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में हमने देखा। देखिए, बाजार पिछले 4 सेशन से बिकवाली झेल रहा था, लेकिन आज शॉक ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में बाजार ने एक बार परफॉर्म करने की कोशिश की और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भारी बिकवाली का दबाव यहाँ पर दिखा दिया। 15 मार्च के बाद निफ्टी 17,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। काफी गिरावट यहाँ पर तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में देखने को मिली। इस बीच कुछ गेनर्स जो कि बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जहां पर तेजी जरूर देखने को मिली। बिकवाली का दबाव कहां पर दिखा? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे जो कि भारी गिरावट आज के सत्र में दिखा रहे थे। मिड कैप के गेनर्स की अगर बात करें, कुछ तमाम स्टॉक्स थे। ऑफकोर्स मिड कैप इंडेक्स भी आज गिरावट ही झेल रहा था, हर तरफ चौतरफा गिरावट थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजंता फार्मा, ट्रेंड, प्रेस्टीज, एस्टेट, का ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और बिकवाली का दबाव आईटी स्पेस में लगातार हम देख ही रहे हैं। माइंट्री के काउंटर, अदानी, टोटल गैस, एबी कैपिटल, आरबीएल बैंक, ये सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहे थे मिड कैप इंडेक्स में। टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स ऑफ मिड कैप्स ये यहाँ पर नजर आते हुए दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक गेनिंग मोमेंटम कहीं पर भी नहीं था, बिकवाली ही बिकवाली हावी होती हुई दिखी, जहां पर निफ्टी एफएमसीजी स्पेस करीब 3% तक टूटता हुआ दिखा। उसके बाद आईटी जो कि लगातार गिरावट देख रहा है, आज भी इसमें गिरावट जारी रही। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, प्राइवेट बैंक, स्पेस, ऑटोमोबाइल, हर तरफ गिरावट ही गिरावट हावी होती है। और मेजर सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग जब हमारे सामने आई तो वो भी चौंकाने वाली थी क्योंकि एक साथ बाजार ने इतनी ज्यादा गिरावट दिखा दी आखिरी कुछ घंटों में ही, और भारी बिकवाली के साथ अब लगातार 5वें दिन बाजार में कमजोरी। 16,958 के लेवल्स पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भारी गिरावट, वहीं सेंसेक्स और मिड कैप स्पेस भी बुरी तरह से पिटते हुए, टूटते हुए ही क्लोज हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो लगभग हर सेक्टर में आज दबाव देखने को मिला। आखिरी कुछ घंटों में बैंक निफ्टी में भी करीब 380 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं नतीजों की। और आज कुछ अहम नतीजे भी आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। एक आईटी कंपनी जिसमें कि लगातार हमारा फोकस बना हुआ है, एल&टी इन्फोटेक, अपने नतीजे जारी करेगी। क्या अनुमान है नतीजों से? और सबसे अहम होगा कि इस बार क्या कुछ बातें होंगी मैनेजमेंट की तरफ से जिस पर कि हमारी नजर रहेगी, ये जानना काफी जरूरी होगा। एल&टी इन्फोटेक के नतीजे क्या के पहले उसका अनुमान हम आपको बता देते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, एल&टी इन्फोटेक के जो नतीजे आने वाले हैं, ओवरऑल देखा जाए तो एक मिड कैप आईटी स्पेस में जो है थोड़ी अच्छी ओवर परफॉर्मेंस जो है देखने मिल सकती है आईटी स्टॉक से। आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में लगभग 4% का उछाल का अनुमान है, जो ऑलमोस्ट $575 मिलियन पे आएगा। रुपी रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ। हालांकि एबिट में भी थोड़ी सी सुधार ज़रूर देखने मिलेगी। हालांकि मार्जिन्स में लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स का जो दबाव देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट 17.4% का एबिट मार्जिन्स का गाइडेंस है और 6% के बाद जो है आपका पैट का अनुमान है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ में थोड़ी सी मॉडरेशन आएगी, थोड़ी लो सिंगल डिजिट लेवल्स पे आएंगे। लगभग 4 से लेकर 5% तक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर तिमाही दर तिमाही पर हम लोग देखें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि हाई सिंगल डिजिट का अनुमान लगभग 8 से 9% है। ग्रोथ ब्रॉड बेस रहने वाला है अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द वर्टिकल्स। आपके सर्विस वर्टिकल, स्पेशली जो बीएफएसआई सेगमेंट है वो जो है ग्रोथ को लीड ऑन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में थोड़ी सी दबाव जो है आपको देखने मिल सकती है इस तिमाही में, और वो नतीजे में दिखेगी। यूटिलाइजेशन रेट्स और आपके जो एम्प्लॉय कॉस्ट के बढ़ोतरी के कारण 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स तक
मार्जिन हिट होने वाले हैं। हालांकि एट्रिशन हाई लेवल्स रहेंगे आईटी कंपनियों की, और कंपनी भी लगभग 27 से लेकर 30% का बैंड में एट्रिशन रेट्स का एक्सपेक्टेशंस है। पैट मार्जिन जो है गाइडेंस रेंज में अनुमान है लगभग 14 से 15% पे आए, और लार्ज डील्स विंस है यहाँ पे भी थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है इस क्वार्टर में। याद रखिए ये तिमाही जो है सीजनली वीक क्वार्टर रहता है आईटी कंपनीज के लिए। ऑलराइट, तो ये थे L&T इन्फोटेक के नतीजों से पहले का अनुमान, और नतीजे आने के पहले 8% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है, और दिन के निचले स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। देखना होगा नतीजों में क्या कुछ अहम बातें निकल कर आती हैं। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। गैस पाइपलाइन के कॉमन ऑपरेटर के लिए सरकारी कंपनी नहीं बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर के लिए पीएसयू के पक्ष में नहीं है। एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स ले लेते हैं, और प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार नेशनल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए देश भर में एक इंडिपेंडेंट कॉमन ऑपरेटर बनाना चाहती है, जिसका काम ये होगा कि जितने भी पाइपलाइन है उसको एक ही एंटिटी जो है ऑपरेट करे और सभी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये सरकार की योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2022 में की थी। उसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिसमें ये कहा गया था कि जो टीएसओ जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा वो एक पीएसयू होगा, उसका स्ट्रक्चर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पर होगा। लेकिन अब हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस स्ट्रक्चर को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है, और ऑयल मिनिस्ट्री से ये कहा है कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी हो। क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें ऑयल मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि 51% हिस्सेदारी जो होगी टीएसओ में वो सरकार की होगी, और बाकी की जो हिस्सेदारी होगी वो पीएसयू में ही, चाहे वो ओएनजीसी हो, आईओसी हो, एचपीसीएल हो, एआईएल हो, उसके बीच में बाकी हिस्सेदारी बटेगी। लेकिन इस प्रस्ताव से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सहमत नहीं है, और ये कहा है कि जो न्यू पीएसयू पॉलिसी आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफी कम कंपनियां ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगी और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों का विनिवेश कर दिया जाएगा या उसका निजीकरण होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है और नए स्ट्रक्चर की मांग की गई है जिसमें निजी कंपनियों की भी हिस्सेदारी हो सकती है। आपको जैसा कि पता है कि सरकार पाइपलाइन बिजनेस में गेल की मोनोपोली खत्म करने के लिए और सभी कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके लिए टीएसओ का प्रस्ताव दिया है और उस पर काम चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नया स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर से नया कैबिनेट नोट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय कब भेजता है। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए, और इस डेवलपमेंट पर नजर बनी रहेगी। पीएमओ ने पेट्रोलियम मंत्रालय से टीएसयू के लिए नया स्ट्रक्चर तैयार करने को कहा, जिसमें कि सरकार की 51% हिस्सेदारी रहेगी और बाकी निजी कंपनियों को दिया जाएगा, जिसमें कि ओएनजीसी, आईओसी, एचपीसीएल या जैसी कंपनियां को देने का भी यहाँ पर प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट पर हमारी खबर बनी रहेगी। लेकिन आज कुछ और भी स्टॉक्स थे जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी की दिग्गज वेटेज वाली कंपनी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी समय से गिरावट देखने को मिल रही है। 9 सत्र में 20% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर इन दोनों ही शेयरों में देखने को मिल चुकी है। क्या कुछ वजह है इस गिरावट के पीछे, ये समझ लेते हैं, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले पिछले 9 सेशन में 26% तक जो है अप टू जो है स्टॉक्स गिर गए हैं। तो सबसे पहला कारण है कि मर्जर के बाद जो आरओई होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उस पर दबाव दिख पड़ सकता है। इसके अलावा देखें तो एनआईएम्स जो कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। अभी ऑपरेशनल आंकड़े थे, अब यहाँ पे कम कॉस्ट वाले कासा, यहाँ पे भी जो है कमी देखने मिल सकती है। तो पहले 3 ट्रिगर हमने देखे, और इसके अलावा एक हाई बेस एचडीएफसी के आंकड़ों में देखने मिलेगा, तो उसके कारण ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा एनआई ग्रोथ की, इसकी रफ्तार जो है कुछ तिमाही से लोन ग्रोथ से थोड़ी कम आई है। अब हम लोग रिटर्न्स के बारे में तो बात की, लेकिन 4 अप्रैल की ऊंचाई से जो स्टॉक में गिरावट देखने मिली है, एचडीएफसी ले लीजिए आप, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ये दोनों स्टॉक्स में 21 से लेके 26% तक जो है स्टॉक में जो है गिरावट देखने मिली है। और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं वैल्यूएशंस कैसे रहेंगे। और वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन ज़रूर हुई है 4 अप्रैल से, और अभी जो करंट वैल्यूएशंस है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.7 to 3.4 टाइम्स है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए। हालांकि अभी भी जो अपने 5 साल के औसत से ज़रूर थोड़े से जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब जो है शेयर के एनालिस्ट की रेटिंग्स की बात करें तो दोनों स्टॉक्स में जो है बाई रेटिंग लगभग 89 to 100% एनालिस्ट का है, और जो 12 मंथ टारगेट पोटेंशियल है
वो अभी भी 36 से लेकर 40% तक का ग्रोथ जो है अनुमान बैठे हैं। अब जो है ब्रोकरेजेस क्या कहना है, तो CLSA पे HDFC बैंक रहा है कि मार्जिन्स जो है ऑलमोस्ट जो है तिमाही दर तिमाही पे 1.1% घटा है, लेकिन धीरे धीरे एक एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा और उसके कारण मुनाफे में मजबूती देखने मिलेगा। बोफा सिक्योरिटीज़ की भी राय है जो फोकस में रहेगा HDFC बैंक के लिए। वो कह रहे हैं कि उनकी बाई रेटिंग कायम है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये प्रति शेयर का, और अभी देख रहे हैं स्टॉक का दाम लगभग 1356 पे है। और उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जो है उस पर जो है एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के साथ। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो HDFC बैंक एक गिरावट की वजह हमने आपको बताई, ROE को लेकर के यहाँ पर कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहा है मर्जर की खबर के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आपको सुनवा देते हैं। और आज हमने बात की आनंद शाह से और ICICI प्रूडेंशियल AMC के हेड PMS, और उनका बाजार पर क्या कहना था, किस तरह की रिकवरी वो देख रहे हैं, कौन से सेक्टर में वो बुलिश हैं। आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। बड़ी चिंता अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली कि काफी स्टिमुलस हो गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, बोथ फिस्कल और मॉनेटरी साइड से, सेंट्रल बैंक्स के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से काफी स्टिमुलस हो गया है, जिसकी वजह से ग्रोथ डिसरप्ट नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया। ओवरऑल ग्रोथ आप देखेंगे तो एक्चुअली ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स फॉर द कॉर्पोरेट इंडिया हैज बीन द बेस्ट इन लास्ट 2 years, surprisingly when the times were the most tough. So ये जो सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने, इसका विड्रॉल वी विल हैव टू फेस, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट था, तो ये धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। एंड टू दैट एक्सटेंट थोड़ा बहुत पैसा वापस फिक्स्ड इनकम में जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा वापस इक्विटी से निकल के, क्योंकि आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स, US 10 ईयर के इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो रिलेटिवली बॉन्ड मार्केट इंडिया में भी ऊपर जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव। सो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा लिक्विडिटी मूवमेंट फ्रॉम इक्विटी टू फिक्स्ड इनकम हो सकता है। एंड टू दैट एक्सटेंट ओवरऑल जो सेंटिमेंट ऑफ द इक्विटी मार्केट्स इज कंसर्न, वो थोड़ा सॉफ्ट है, स्पेशली इन द US मार्केट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक के फोकस है। आनंद, ये बात चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सुनवा देते हैं कि इस बार का एक अहम इवेंट के बारे में। और हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ। ये एक ऐसा मंच है जहां पर भारत के आर्थिक एजेंडा से जुड़ी रूपरेखा तैयार की जाती है, और इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गज को सुनने का मौका मिलता है। और इस बार की जो थीम है वो है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।